साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी ये हमारे स्टडी परिवार में। तो डियर देखिए, हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे। जो सिविल बूस्टर बुक आती है सिविल का, उसका हर एक पॉइंट जो आपके क्विक रिवीजन में मदद कर सकती है, उन सभी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो आज का जो सब्जेक्ट्स होने वाली है, ये सब्जेक्ट आपका होने वाला है अप्लाइड मैकेनिक्स। देखो, अप्लाइड मैकेनिक्स को हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉमन चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है या चैप्टर कह सकते हैं, वो है आपका बेसिक फंडामेंटल और जो डिराइव क्वांटिटी होता है, ये आपका टोटल अगर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात किया जाए तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपके जो है होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, और हर क्वांटिटीज़ का अपना एक ज़रूरत होता है, अपना नीड होता है। तो यहाँ पे जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दिया गया है, पहला है लेंथ, SI यूनिट मीटर, सिंबल M, मास किलोग्राम kg, टाइम सेकेंड S, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। तो ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे, जिसके हमने SI यूनिट और सिंबल के बारे में जो है डिस्कस किया। बात करते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होते हैं, जो कि है प्लेन एंगल, जिसको रेडियन यानी RAD, और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन ST। ये रिप्रेजेंटेशन आपका होता है। जो सिस्टम होते हैं आपका, वो 3 तरीके का सिस्टम होता है। एक होता है MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम, और एक होता है SI यूनिट। तो MKS सिस्टम जो होता है, इसी का मॉडिफाइड, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड टर्म है आपका SI सिस्टम। ये आपका एक कॉन्फ्रेंस किया गया था, और उस कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट जो है बनाया गया। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए CGS सिस्टम की, तो CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स का अगर हम लोग MKS सिस्टम में देखें, MKS सिस्टम में अगर देखें फोर्स को, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS सिस्टम इसका डाइन होता है, और अगर हम लोग SI यूनिट अगर बात किया जाए फोर्स का, तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपका होता है। उसी तरीके से वर्क का अर्ग होता है CGS सिस्टम में। FPS सिस्टम में बात किया जाए तो लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में, जैसे फोर्स को पाउंडल होता है। SI सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में मेनली बात किया जाए, मेनली प्रीफिक्स ही लगाते हैं, सफिक्स मतलब बाद में ही लगाते हैं ना यहाँ पे। तो पहले लगाते हैं तो सफिक्स, देखो जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स, और जो बाद में लगता है उसको सफिक्स, है ना। प्री माने पहले, ओके। तो यहाँ पे 10 के पावर 6 है तो मेगा, 10 के पावर 3 है तो किलो, 10 के पावर -2 है तो सेंटी, 10 के पावर -3 है तो मिली, 10 के पावर -6 है तो माइक्रो, 10 के पावर -9 है तो नैनो, और 10 के पावर -12 है तो पिको।
यहाँ पे आपका सिंबल के बारे में बात किया जाए तो मेगा को एम, किलो को के, सेंटी को सी, मिली को स्मॉल एम, माइक्रो को म्यू, नैनो को एन और पिको को पी से रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो है करते हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात किया जाए तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो या तो स्केलर क्वांटिटी होता है या तो वेक्टर होता है। स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड के अलावा उसमें ना डायरेक्शन हो ना कुछ और उसमें देखने को मिले, जैसे मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। वेक्टर वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को पढ़ते हैं, मतलब दोनों होता है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं वो फॉलो करता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। इलेक्ट्रिक करंट अगर वायर में फॉलो हो रहा है तो उसका खुद का डायरेक्शन भी होता है और उसका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो फिर भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। रीज़न ये है कि ये आपका जो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ये इसका रीज़न है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो है आर बार, इस तरीके आर के पावर ऊपर तीर पार देते हैं तो ये जो है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा, या tan बीटा इज इक्वल टू होता है ए साइन बीटा बाई बी प्लस ए cos थीटा। अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 है तो रिजल्टेंट ए प्लस बी मैक्सिमम होंगे। थीटा अगर 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट ए माइनस बी मिनिमम होगा, और अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। द ट्रायंगल लॉ, इफ द टेल ऑफ द वेक्टर, इफ द tail of the vector is placed at the head of other, there some resultant is draw from the tail end of the first to the head of the other। तो ये आपका जो है यहाँ पे इसका आप देख पा रहे हैं, इसका ये हेड है और इसका ये टेल मिल रहा है, तो यहाँ पे ये आपका जो है रिजल्टेंट आपका आ जा रहा है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी बार। साइन रूल हम लोग यहाँ पे जो है क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। लामिस थ्योरम के बारे में बात करते हैं तो लामिस थ्योरम हमें बताता है और कहता है कि 3 को प्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए, और 3 को प्लानर फोर्सेस एक्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में जो फोर्सेस होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे साइन एंगल बिटवीन अदर टू, अदर जो 2 फोर्सेस है उसके साइन एंगल के प्रोपोर्शनल के होगा। तो यहाँ पे आपका P बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू Q बाई साइन बीटा इक्वल टू R बाई साइन गामा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं R, Q और P, ये बीटा, अल्फ़ा और ये गामा एंगल आपका दिया गया है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस कैन नॉट प्रूव्ड थियोरेटिकली, जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस है वो थियोरेटिकली प्रूफ नहीं होता है। द ट्रायंगल लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ, जो ट्रायंगल लॉ होता है और जो पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस होता है, आर नॉट फंडामेंटल लॉ, ये फंडामेंटल लॉ नहीं है, दे आर डिराइव्ड लॉ, ये डिराइव किए गए लॉ है, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ। अब बात करेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन और वेलोसिटी के बारे में। रेक्टिलिनियर मोशन वह मोशन जो स्ट्रेट पाथ पे होता है उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस
डिस्टेंस के बारे में बात किया जाए तो जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, एक सक्सेसिव पोजीशन चेंज करता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है, चाहे वो कर्व पाथ पे जाए या स्ट्रेट पाथ पे जाए, जो भी पार्टिकल के द्वारा जो भी पोजीशन में चेंजेस होंगे, तो जो भी पोजीशन ए से बी के बीच में जो भी वो पोजीशन चेंजेस हुआ, उसी को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। जो भी ये पाथ ट्रेवल किया, टोटल जो पाथ का लेंथ होगा, यही जो है डिस्टेंस आपका कहलाता है। डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, उसका अपना खुद का डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया जाए तो एक डायरेक्शनल डिस्टेंस जो कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट या पोजीशन को पार्टिकल का मैच कर रहा है, यानी मीट कर रहा है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, तो वो जो डायरेक्शनल डिस्टेंस होगा उसे जो है डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मान लो इनिशियल पॉइंट ए यहाँ पे है, यहाँ से गया, यहाँ आया, और यहाँ पे जो है ये बी पॉइंट है। ये जो आपका डिस्टेंस हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये जो डायरेक्शन हुआ कि भाई नॉर्थ में है या साउथ में है, तो ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड के बारे में बात किया जाए तो स्पीड जो है रेट होता है एट विच बॉडी मूविंग बॉडी डिस्क्राइब इट्स पाथ, अपने पाथ को डिस्क्राइब करता है टाइम के साथ, तो उसे जो है स्पीड कहा जाता है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा डेल एस बाई डेल टी। इफ इंटरवल ऑफ डेल टी इज इनफाइनाइटली स्मॉल अप्रोच टू जीरो, दिस रेशियो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर टाइम बहुत एकदम कम है तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डी एस बाई डी टी। अगेन ये स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी आपका होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बट इन फिक्स्ड डायरेक्शन। एक फिक्स डायरेक्शन में जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, तब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डेल आर बाई डेल टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डी आर बाई डी टी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो भी टाइम के साथ चेंजेस होंगे वो हमारा जो है एक्सेलरेशन कहलाता है। चेंज इन आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना, या तो मैग्नीट्यूड में चेंजेज हो या डायरेक्शन में चेंजेज हो या दोनों में चेंजेज हो, तो वो जो है एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है इन अ गिवन टाइम इंटरवल, एक गिवन टाइम इंटरवल में, तो हम लोग कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा और जो डिस्टेंस होगा ट्रेवल करेगा वो पार्टिकल, वो इक्वल होगा। और जो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी होंगे वो भी जो है आपका इक्वल होगा। नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो है हमेशा बड़ा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, और आपका जो है स्पीड जो है हमेशा बड़ा या बराबर होगा वेलोसिटी के। कोई भी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन तब कहेंगे जब वेलोसिटी नॉन जीरो हो और एक्सेलरेशन जीरो हो, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी डज नॉट चेंज, जो भी डायरेक्शन है और जो वेलोसिटी है वो चेंज ना हो, तो उस तरीके का जो मोशन पार्टिकल के द्वारा किए जाएंगे उसे जो है यूनिफॉर्म मोशन जो है हम लोग कहेंगे। एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है हाफ द टाइम विद v1, आधा डिस्टेंस जो है v1 से मूव करता है और बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो v2 से मूव करता है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। वाइल मूविंग हाफ डिस्टेंस विद v1 एंड रेस्ट v2, एवरेज वेलोसिटी जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। रिलेटिव मोशन
देखो दोनों बॉडी अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में आपका वी ए माइनस वी वी होगा, और अगर अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वी ए प्लस वी वी होगा। यानी एक डायरेक्शन ये हो गया, एक डायरेक्शन ये हो गया तो पॉजिटिव होगा, और एक डायरेक्शन ये है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो माइनस होगा। रिजल्टेंट मोशन में क्या होगा कि ये एक तरीके से रिलेटिव मोशन आपका ही होगा। ये एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है और इस मूविंग बॉडी पे एक कोई पार्टिकल रखा हुआ है जो उस पार्टिकल पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हैगा v1 प्लस v2 जो है आपका होगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है जिस पे ये आदमी या कोई अदर पार्टिकल रखा हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस कंडीशन में वी आर इज इक्वल टू v2 माइनस v1 होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात किया जाए तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी, u जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a जो है एक्सीलरेशन, और t जो है टाइम, एंड s जो है डिस्टेंस। ओके, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी यानी v बार इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी बाई फाइनल वेलोसिटी बाई 2, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी गुने टाइम। आपको ध्यान रखना है कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम t सेकेंड में u प्लस हाफ ए टी होता है। फॉर ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी u इज इक्वल टू 0 विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड टू t सेकेंड और 3t सेकेंड 2, 4 and 9 रेशियो होता है। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और कवर कर रहा है डिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 ऑड नंबर में इन कंजिक्यूटिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है पार्टिकल के द्वारा अगर n सेकेंड में अगर कोई मोशन पार्टिकल में हो रहा है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ इंटू ए इंटू 2n माइनस 1। ये फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल को कैलकुलेट करने का। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, बॉडी अगर रिलीज हो रहा है रेस्ट से तो टाइम जो लेगा ग्राउंड में पहुंचने के लिए वो लेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। यहाँ पे h जो है हाइट है कि कितना हाइट से ऑब्जेक्ट को जो है रिलीज किया जा रहा है, और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर बॉडी को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है तो वेलोसिटी कितना से u वेलोसिटी से अपवर्ड फेंका जा रहा है तो टाइम ऑफ असेंट जो है u/g, टाइम ऑफ डिसेंट u/g और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 2u/g आपका होगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, v इज इक्वल टू 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, ये आपका हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब कोई पार्टिकल को एक वर्टिकली फेंका तो जा रहा है लेकिन कुछ एंगल के साथ डायरेक्टली 90 डिग्री पे नहीं फेंका जा रहा है, कुछ एंगल बनाकर जो है बॉडी को फेंका जा रहा है ताकि पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सके, तो वो से जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है।
यानी इट इज़ अ डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो है 2 डायमेंशनल मोशन जो है ये आपका होता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका जो है होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है आपका T=2u sin थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है आपका होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी यहाँ आप सिर्फ बॉडी को फेंक रहे हैं v वेलोसिटी से, एंगल जो है 45 डिग्री पे, तो ये कितना दूर जाकर जो है पार्टिकल ग्राउंड को टच करेगा वो जो है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा u² sin 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट कितना ये ऊपर की ओर जाएगा, मतलब कितना ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर नीचे आएगा, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो h= आपका हो जाएगा u² sin² थीटा बाई 2g। रिजल्टेंट वेलोसिटी = फॉर्मूला होता है √ या स्क्वायर रूट u² cos² थीटा प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। tan अल्फा = vy बाई vx। यहाँ पे vxi जो होगा वो हो जाएगा u cos थीटा i कैप और vy j कैप u sin थीटा माइनस gt j कैप यहाँ पे आपका है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रेंज है मैक्सिमम कब अचीव होगा, जब थीटा = 45 डिग्री होगा, यानी r max = हो जाएगा u² बाई जी। वी गेट हम लोग प्राप्त करते हैं सेम रेंज फॉर अल्फ़ा एंड 90 माइनस अल्फ़ा, बट बोथ केसेस मैक्सिमम हाइट अटेंड द पार्टिकल इन डिफरेंट, है ना। दोनों ही कंडीशन में जो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा वो जो है डिफरेंट होगा। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन होता है y = x tan थीटा माइनस gx² बाई 2u² cos² थीटा। प्रोजेक्टाइल थ्रो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम सम हाइट, है ना, कुछ हाइट पे। तो ये जो है आपका यहाँ पे u और नीचे ये v और uy और ये ux। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका हो जाएगा T = √2h बाई जी। रेंज जो है u × √2h बाई जी। वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट p x y v = √ux² प्लस vy²। ux u और uy gt जो कि डाउनवर्ड आपका होगा। सर्कुलर मोशन when a particle moves in plane such that its distance from a fixed point remains constant, motion with respect to fixed point is called circular motion। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव करता है और मोशन जो है एक पॉइंट के लॉन्ग, है ना, एक सेंटर पॉइंट के लॉन्ग ये क्या होता है, फिक्स होता है सर्कुलर पाथ में। तो जो सर्कुलर पाथ में किसी पार्टिकल के द्वारा जो भी मोशन किए जाएंगे उसे जो है सर्कुलर मोशन कहा जाता है। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात किया जाए तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो भी चेंजेस आएंगी और कितना टाइम में वो चेंजेस आ रहा है उसे जो है हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो है आपका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है आपका स्केलर होता है, बट एंगुलर वेलोसिटी जो है स्यूडो वेक्टर होता है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्यूडो वेक्टर होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस तरीके का पूछ देता है कि एंगुलर वेलोसिटी कौन सा वेक्टर है, स्केलर
क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है या स्यूडो वेक्टर है या टेंजेंशियल है, इस तरीके का ऑप्शन आपको जो है दे देता है। तो उसमें आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है स्यूडो वेक्टर जो है आपका यहाँ पे होता है। डायमेंशन के बारे में बात किया जाए तो t⁻⁻1 होता है। एंगुलर वेलोसिटी WAV इक्वल टू पाई 2π/t, t जो है यहाँ पे टाइम पीरियड आपका होता है। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें तो एंगुलर वेलोसिटी होता है 2πf और रोटेशन के टर्म में देखें तो 2πn/t आपका होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे जो एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फ़ा अगर 0 है तो मोशन जो है यूनिफॉर्म होगा, यूनिट जो है आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन जो है t⁻²। स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में अगर रिलेशन के बारे में बात किया जाए तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू r यहाँ पे होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सर्कुलर पोजिशन, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर जो सेंटर होता है सर्कुलर मोशन का, उसके रिस्पेक्ट में जो पोजीशन हो रहा है वो। सेंट्रीपिटल फोर्स वह कांस्टेंट स्पीड जिस पे नेट फोर्स जो है एक्ट होता है बॉडी के द्वारा इनसाइड द नॉर्मल, है ना, नॉर्मली इनसाइड टू द पाथ ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी ट्रेवल कर रहा है ना, इनसाइड देखो बॉडी सर्कल पे ऐसा ट्रेवल कर रहा है तो ये टेंजेंशियल फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है जो कि ma x हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये अंदर की ओर सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। फॉर्मूला होता है F इक्वल टू mc इक्वल टू mv²/r इक्वल टू m⍵²/r, ये फॉर्मूला जो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये बाहर की ओर लगता है लेकिन अपोजिट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जितना भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ऑलवेज रेडियली लगता है यानी बाहर की ओर लगता है और फॉर्मूला होता है रेडियल फोर्स इज इक्वल टू यानी FCE इज इक्वल टू हो जाएगा mv²/r, ठीक है। ये आपका बाहर की ओर लग रहा है। व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग इन सर्कुलर पाथ, जब सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी रोटेट करता है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वैनिसेस होता है, बॉडी विल लीव द सर्कुलर पाथ, है ना, वैनिस होता है तो बॉडी जो है बाहर की ओर बाहर निकल जाता है, गिर जाता है, मर जाता है, फट जाता है, जो भी आप कहो। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा तो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा, ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। लामिस कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है म्यू इज इक्वल टू E/2 इंटू 1 प्लस v, लैम्डा इज इक्वल टू होता है EV/1 प्लस v इंटू 1 माइनस 2v। तो कांस्टेंट विच रिलेट स्ट्रेस टू अ स्ट्रेन इन एन आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड मटेरियल, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड मटेरियल के ऊपर। और जो भी कांस्टेंट्स होते हैं विच रिलेट स्ट्रेस टू अ स्ट्रेन इन एन आइसोट्रोपिक और इलास्टिक मटेरियल। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका फोर्स के बारे में। तो फोर्स जो है जब भी कोई बॉडी को खींचते हैं या ढकेलते हैं तो उसका जो स्टेट होता है, बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में जाता है या मोशन में रहता है तो रेस्ट में आ जाता है। तो ये जो है किसके कारण से होता है, तो फोर्स के कारण से होता है। तो किसी भी बॉडी में ये टेंडेंसी ला देना कि भाई कोई बॉडी रुक जाए या कोई बॉडी मोशन में आ जाए, तो वो टेंडेंसी अगर किसी बॉडी में लाने वाली जो पुशिंग या पुलिंग इफ़ेक्ट होगा उसी को जो है फोर्स कहा जाता है। फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसका एक अपना मैग्नीट्यूड और अपना खुद का डायरेक्शन होता है। यूनिट के बारे में बात किया जाए तो यूनिट जो है आपका
डाइन या होता है CGS में, और MKS में मीटर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और SI यूनिट जो है आपका न्यूटन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन होता है। इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बात किया जाए तो मे बी चेंज एनी स्पीड ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन को चेंज कर सकता है जो रिजल्टेंट फोर्स का इफेक्ट होता है। साथ ही साथ शेप एंड साइज को जो बॉडी होता है उसे भी चेंज करता है। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात किया जाए तो टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, ये सारे जो है कॉन्टैक्ट फोर्स आते हैं। वह फोर्स जो बॉडी के कॉन्टैक्ट में रहता है तभी वो एक्ट होता है। अगर बॉडी कॉन्टैक्ट से ख़त्म हो जाए तो उस बॉडी पे फोर्स भी लगना मुश्किल हो जाएगा, तो उसे जो है कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। फील्ड फोर्स बात किया जाए, वह फोर्स जो बॉडी पे एक्ट होता है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट, बिना कोई कांटेक्ट के बॉडी पे आपका जो है फोर्स लग रहा है तो उसे जो है फील्ड फोर्स कहते हैं। एग्जांपल वेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह। कांटेक्ट फोर्स में आपका जो टेंशन है, जब कोई स्ट्रिंग या वायर या थ्रेड या स्प्रिंग में कोई बॉडी लटका दिया जाता है या बांध दिया जाता है टाइटली, तो जो एंड होता है आपका स्ट्रिंग का वो पुल होता है बॉडी के द्वारा किसी एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसे लगाया गया है, तो उस कंडीशन में एक फोर्स जो है जनरेट होता है, और उसी फोर्स को जो है क्या कहा जाता है, टेंशन कहा जाता है। तो यहाँ पे नीचे की ओर लटकाया गया है तो टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो नीचे की ओर वेट लग रहा है mg, तो टेंशन जो है ऊपर की ओर लगेगा T, जो कि mg आपका होगा। ठीक है। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, वह नॉर्मल फोर्स जो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है उसे नॉर्मल कहा जाता है। फ्रिक्शन जो बॉडी को कांटेक्ट में रहता है तो एक दूसरे पे लगता है बॉडी के कांटेक्ट में, तो उसे जो है फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इज लाइज ऑन द सेम प्लेन, वह फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पे लाई करता है उसे कोप्लैनर फोर्स कहते हैं। फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर विद रिजल्टेंट, उसको इक्विवेलेंट फोर्स कहा जाता है। अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का एक सिस्टम ऑफ फोर्स से मीट करता है एक पॉइंट पे, यानी एक बिंदु पे मिलता है, तो उस तरीके का जो फोर्स होता है वो कंकरेंट फोर्स कहलाता है या कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहलाता है। कंकरेंट कोप्लैनर फोर्स वह फोर्स जो लाइन ऑफ एक्शन जितने भी फोर्सेस हैं वो लाई तो कर रहा है एक ही प्लेन पे, लेकिन पास भी करना चाहिए एक कॉमन पॉइंट से, तो उसको कंकरेंट कोप्लैनर फोर्सेस कहते हैं। कोलिनियर फोर्सेस जब लाइन ऑफ एक्शन जो है सभी फोर्सेस का एक सेम लाइन पे हुए तो उसे जो है कंकरेंट कोप्लैनर फोर्सेस के साथ साथ उसको जो है हम लोग कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। और कंकरेंट कोप्लैनर कब होता है, जब एक प्लेन पे सेम प्लेन पे सभी फोर्सेस हैं और एक पॉइंट पे है तब। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई कोई भी बॉडी रेस्ट में या मोशन में रहेगा, कब तक वो रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए, तो उसे जो है न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ कहा जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ये इनर्शिया, जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है उसे फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल बुलेट अगर फायर किया जा रहा है बंदूक के द्वारा, तो वो अगर किसी लकड़ी में या किसी दीवार पे जाकर लगेगा तो उतना ही अंदर तक जाएगा जितना कि उसका स्पीड होगा उसके अनुसार। तो बुलेट स्पीड हाई तो लार्ज इनर्शिया ऑफ मोशन और आसानी से जो है उसमें घुस जाएगा। ठीक है। वही अगर उसके जगह पे आप ढेला फेंको तो ढेला फेंकोगे दीवार पे, तो दीवार पे अगर ढेला फेंकोगे तो वो नीचे गिर जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आप फेंक रहे हो ढेला है ना, जो स्टोन थ्रो कर रहे हो, वो उसका उतना मोमेंटम नहीं है, उतना इनर्शिया नहीं है जितना कि बुलेट फायर किया जा रहा है गन से।
ठीक है। उसी तरीके से पैसेंजर सिटिंग इन अ बस गेट जर्क, जर्क होता है कब, जब या तो बस स्टार्ट होता है या स्टॉप होता है सडनली तब। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बॉडी का, पार्टिकल जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके अनुसार, तो वो जो है अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो वो जो है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, F=ma फार्मूला होता है। ये लॉ ऑफ मोमेंटम जो है उसके ऊपर बेस्ड होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर मान लो कि कोई फर्स्ट लॉ में कंसिस्टेंटली अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी जीरो हमारा होगा। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि बॉडी कुछ भी हो उसका मास तो होगा ही, थोड़ा सा ही हो लेकिन होगा ज़रूर। तो जो फोर्स है वेक्टर लॉ को फॉलो करता है और एप्लीकेबल होता है सिंगल पॉइंट मास के लिए स्ट्रिक्टली, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है कि भाई तुम जितना थापड़ मारोगे हम भी उतना ही थापड़ मारेंगे, यानी एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो है आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे रोइंग अ बोट, हिटिंग अ वॉल, वॉकिंग, जेट, ये सभी। वेइंग मशीन, अ मशीन डज नॉट मेजर द वेट, एक वैसा मशीन जो वेट को मेजर नहीं करता है, बल्कि जो फोर्स एग्जर्ट किया जाता है बॉडी पे के अपर सरफेस पे उसको मेजर किया जाता है, तो उसे जो है हम लोग वेइंग मशीन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वेइंग मशीन जो है हम लोग कहते हैं। स्प्रिंग बैलेंस, ये जो है वेट को मेजर नहीं करता है, बल्कि जो फोर्स एग्जर्ट किया जाता है बॉडी के द्वारा ऑन हुक, उसको जो है मेजर करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे वेइंग मशीन, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ये आपका जो है हो गया, तो T क्या आ जाएगा, mg, T=mg। अब बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन जो है जब दो सरफेस आपस में मिलते हैं तो एक रिलेटिव मोशन जो है दोनों के बीच में जनरेट होता है, और जब रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में आता है तो एक फोर्स भी वहाँ पे लगता है। तो वो दोनों को मोशन को अपोज करने के लिए, तो दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में था उसमें जो रिलेटिव मोशन आ रहे थे उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स लगते हैं उसी को जो है फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। जो फ्रिक्शन होता है ये आपका दो तरीके का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वह फ्रिक्शन जब कोई बॉडी पे लगता है, कब, जब बॉडी जो है रेस्ट में रहता है ना, रेस्ट में रहता है तब कोई फ्रिक्शन एक्ट होता है तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। और जब कोई अपोजिट फोर्स एक्ट होगा किसी रिलेटिव मोशंस में पार्टिकल के द्वारा, और दोनों पार्टिकल जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है, तो उसे जो है काइनेटिक फ्रिक्शन जो है हम लोग कहेंगे। बात किया जाए डायनेमिक फ्रिक्शन, जिसको जो है काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, ये दो सरफेस के बीच में एक्ट होता है कब, जब बॉडी रिलेटिव मूव करता है रिलेटिवली एक दूसरे के तब। स्टैटिक फ्रिक्शन जब कोई बॉडी अप्लाई होता है और दोनों रिलेटिवली एक दूसरे के मोशन में नहीं होते हैं तो जो है स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जो ऑर्डर होता है फ्रिक्शनल फोर्स का, वो आपका देखो अप्लाइड फोर्स ये है, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, तो यहाँ पे आपका कुछ हद तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और फिर एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और यहाँ पे एक लिमिटिंग रहेगा कि भाई इससे ज़्यादा रहेगा तो बॉडी जो है मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ज़्यादा होगा डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स से। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो रेशियो होता है फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स, जो कि एक्ट होता है किसी भी बॉडी पे नॉर्मल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का जो सरफेस होता है उसके नॉर्मली एक्ट होता है। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस होता है। यहाँ पे
जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है म्यू आर इंटू एन, एन जो है रिएक्शन और म्यू एस जो है, यहाँ पे एस है, आर नहीं है, यहाँ पे एस कर लीजिएगा, यहाँ पे एस है, म्यू एस जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो म्यू एस का वैल्यू होगा वो डिफाइन करेगा कि भाई बॉडी हमारा कितना तक रेस्ट रह सकता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात किया जाए, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की, तो ये 0 से बड़ा और या बराबर और म्यू एन से छोटा या बराबर होता है। अगर एफ जो है एक्सीड कर जाता है एफ एस से, तो बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट हो जाता है और जो एफ एस है ये एफ के में बदल जाता है और एफ के जो है काइनेमेटिक फ्रिक्शन होता है। एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के जो है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन आपका होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा जो एंगल बनता है विद अ वर्टिकल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन ट्रायंगल AOA। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ओ बी, तो cot थीटा इज इक्वल टू आएगा a बाई ओ बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ओ बी बाई ए बी, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स बाई ओ बी बाई ए बी, ये आपका आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वर्क, जब कोई भी बॉडी 2 कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी कहेंगे कि वो काम कर रहा है। पहला कि उस पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए, दूसरा कि जो भी फोर्स अप्लाई किया गया पार्टिकल पे वो पार्टिकल जो है आपका उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो वो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उस डायरेक्शन में ना हो, है ना, उसको छोड़कर बाकी कोई और डायरेक्शन में हो, तो हम लोग जो है कहेंगे कि बॉडी जो है आपका कोई काम कर रहा है या किया है। वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक स्केलर क्वांटिटी आपका होता है। द टेंशन इन स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में जो टेंशन होता है स्ट्रिंग में वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हमेशा होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो उसके द्वारा जो काम किया जाएगा, है ना, वर्क डन बाई टेंशन, वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ये आप पे देख सकते हैं, ये आपका स्ट्रिंग में जो टेंशन है इसके द्वारा जो काम होगा वो 0 आपका होगा। देखो अगर बात किया जाए थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो वर्क डन जो है मैक्सिमम आएगा। अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो कॉस थीटा जो है 0 होगा, तो वर्क डन भी 0 होगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा है यानी ऑब्ट्यूज एंगल है तो कॉस थीटा जो है निगेटिव आएगा, तो वर्क डन भी जो है आपका निगेटिव होगा। डायमेंशन के बारे में बात किया जाए तो डायमेंशन जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर को लिख सकते हो केजी मीटर इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा m l के पावर 2 और t के पावर -2, कि आपका जो है डायमेंशन आएगा। यही चीज़ दिया गया होगा, हाँ दिया गया ना, यहाँ पे -2 है यार, ध्यान रखना, m l स्क्वायर t के पावर -2 दिया गया। ओके, उसके बाद है इसका यूनिट जो है CGS में आपका अर्ग होता है, SI यूनिट जो है जूल होता है और न्यूटन मीटर आपका होता है। एक अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन गुने 1 सेंटीमीटर आपका होता है। एनर्जी के बारे में बात किया जाए तो एनर्जी जो है काम करने की जो क्षमता होती है वो इनिशियल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वो एनर्जी होता है। एनर्जी जो है 2 तरीके का होता है, काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी आपका होता
है। तो काइनेटिक एनर्जी जब किसी बॉडी में उसके मोशंस के कारण से जो एनर्जी उसमें जनरेट हो रहा है उसको जो है काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका p²/2m। यहाँ पे p²/2m किस टर्म में होगा? मोमेंटम के टर्म में आपका आएगा, जहाँ पे आपका p जो है मोमेंटम होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि भाई कोई भी वर्क डन कितना काम हो रहा है ये डिपेंड करेगा कि पार्टिकल पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो अगर बराबर है तो वो हमारा जो है काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है। यानी कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, इन तीनों का समेसन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, तो वो जो है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाएगा। पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी जो बॉडी में हाइट उसके पोजीशंस के कारण से आता है, तो वो एनर्जी जो है या वो कार्य करने की जो इंटरनल कैपेसिटी होता है बॉडी का, वो जो है पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉडी का इज पॉइंट थ्रू विच रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट। जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है वहाँ उसे जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाई टू द बॉडी विद मास एंड वेट, मास और वेट के अनुसार जो है अप्लाई होता है। सेंट्रॉयड वह पॉइंट होता है इन ए प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में, सच दैट मोमेंट ऑफ एरिया, जो मोमेंट ऑफ एरिया होता है अबाउट एनी एक्सिस अबाउट द पॉइंट इज जीरो। क्या होता है? पॉइंट इज जीरो, मोमेंट ऑफ एन एरिया होता है। द टर्म सेंट्रॉयड अप्लाई टू द प्लेन एरिया, प्लेन एरिया पे जो है जो टर्म होता है सेंट्रॉयड वो अप्लाई होता है। वेन अ रिजिड बॉडी, जब एक रिजिड बॉडी लिया जाता है, टेकन आउट इन स्पेस क्राफ्ट, इट्स वेट चेंज, उसका जो वेट होता है वो क्या होता है? चेंज होता है। इसके बाद आपका आता है पावर। पावर जो है काम किया गया है ना, कोई भी काम किया गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो रेट ऑफ वर्क डन है, जो रेट ऑफ वर्क डन है वो आपका जो है पावर कहलाता है। रेट ऑफ वर्क डन जो है पावर कहलाता है कि भाई कितना टाइम में कितना काम किया गया, ये जो है आपका पावर होता है। ठीक। और एनर्जी क्या होता है? तो कोई भी काम करने का या कोई भी काम करने के लिए उसकी क्षमता क्या है वो एनर्जी कहलाता है। ठीक। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। आज का सेशन आपको अगर किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू।